नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका उन्नति IAS के क्लास में स्वागत है। मैं हूं सूरज। जैसा कि आप सबको पता है, ये जो उन्नति IAS क्लास है, ये ख़ास तौर से जो लोग UPSC और PCS की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन सभी का मदद करने वाला है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो लोग 12th पास कर चुके हैं या जो लोग 12th अभी पास हुए हैं और जो पास कर चुके हैं का मतलब यह है कि जिनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी भी वो IAS की तैयारी नहीं प्रारंभ किया और करना चाह रहे हैं, और जो लोग 12th पास कर चुके हैं वो भी करना चाह रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अभी जो 12th पास में जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो ग्रेजुएशन में वो क्या करें, BSc करें या BA। तो मैंने बताया था कि वो BA करें, और BA में उन्हीं सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है जो सब्जेक्ट हमारे सिलेबस का क्या हिस्सा है। ये सारी बातें हमने की थी। और जो BA के अलावा और दूसरा भी ग्रेजुएशन करते हुए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्रेशर्स हैं, अभी तैयारी करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको हमने पूरे पहले वीडियो में बाकायदा कितने चरणों में एग्ज़ाम होता है वो सारी बातें हमने कायदे बताया था। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं हमें पढ़ना होता है, कौन से पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, कौन से सब्जेक्टिव होते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, ये सारी बातें हमने आपसे की थी। आज हम इस वीडियो में आपसे हमने तो स्ट्रेटजी अभी नहीं बताया है, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी बुक लिस्ट कौन कौन सी हो, कौन कौन से रिसोर्सेज से हमें यानी रिसोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे, स्ट्रेटजी क्या हो, हमारा टाइम टेबल क्या हो, हमें किस तरह का माइंडसेट रखना है UPSC के प्रिपरेशन करने के लिए, किन चीज़ों पर ध्यान देना है और किन चीज़ों पर ध्यान नहीं भी देना, हम सारी बातें अलग अलग वीडियो में करेंगे आपसे। आपको बिल्कुल आपके भीतर जो डाउट है, जितनी भी तरह का जिस भी तरह का और चाहे संशय होगा, हम आपके संशय को दूर करेंगे। तो मैं पुनः आप सबका एक बार अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आप सब ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमें कौन सी किताबें पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना हो, किस पब्लिकेशन का पढ़ना है, सारी बातें करेंगे। कौन से राइटर की बुक पढ़ना है, इतिहास के लिए, ज्योग्राफी के लिए, सारी बातें आज हम आपसे करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात तो जो लोग 12th पास हुए हैं या जो 12th पास कर चुके हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं लेकिन अभी तक वो NCERT की पुस्तक देखे नहीं या तो पढ़े ही नहीं, या तो वो जिस समय पढ़ना चाहिए था वो नहीं पढ़े, तो कोई बात नहीं। खैर, आपको तो पहले 6 से लेकर के 12वीं तक की पुस्तक को कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है हम यहाँ बता रहे हैं आपको कौन कौन सी पुस्तक को पढ़ना 6 से लेकर 12वीं तक। और एक बात खास तौर से हम सबको ध्यान देना है, पहले हमें मेजर सब्जेक्ट पर फोकस करना है, यानी जैसे हमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर फोकस करना है, और एनवायरनमेंट पर, जिनसे ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। और हमें अब डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालना है। जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप अपने मोबाइल में दैनिक जागरण एप्लीकेशन यानी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और उस पर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय संस्करण, जिससे आपको समझ विकसित होगा, ठीक है ना। आपका जो नज़रिया हो बदलेगा, आप चीज़ों को और बड़े लेवल पर समझ पाएंगे, आपका दृष्टिकोण विस्तारित होगा। तो इस सब के लिए आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। और मैं बताऊंगा UPSC एग्ज़ाम के लिए कौन से प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम तरह तरह की न्यूज़पेपर्स को नहीं पढ़ सकते हैं, कितना समय नहीं है, तो आपको समराइज्ड वे में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको जितने भी UPSC एग्ज़ाम के लिए न्यूज़पेपर माने जाते हैं कि पढ़ना चाहिए हमें, उन सारे न्यूज़पेपर्स का कवरेज एक जगह आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो वहाँ से आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है NCERT की, कहाँ से लेकर कहाँ तक की पुस्तक, तो आज हम उसी को लेकर बात करेंगे। और रेफरेंस बुक में कौन कौन सी किताबें पढ़ना है, कौन से लेखक का, तो वो सारी बातें आज हम करेंगे। और स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, यानी स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि हम कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है, ये भी बात करेंगे। और हमारा टाइम टेबल क्या हो, ठीक है। और सब लोग अपनी सुविधा अनुसार टाइम टेबल बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी बात करेंगे टाइम टेबल पर भी आपसे, ठीक है। तो आप सब अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और भी लोगों को पता चले कि खास तौर से हम उनके लिए
ऐसे तो सभी के लिए वीडियो है, लेकिन जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं तो उनको लेकर कई तरह के डाउट्स होते हैं, और ये भी हम आपको बताएंगे जब पढ़ाया जाएगा तो आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक को छोड़ना है, कौन सा ध्यान रखना है, ये सारी बातें हम करेंगे। और उन सभी पहलुओं पर भी बात करेंगे कि हमें किस चीज़, यानी ये होना चाहिए कि हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है, किस चीज़ पर नहीं, क्योंकि इस यूपीएससी को लेकर कई सारे मिथ्स होते हैं। वैसे तो हर चीज़ को लेकर मिथ्स होते हैं, लेकिन यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर कई सारे मिथ्स हैं। उन सब पे तो किस पर ध्यान देना, हमें किस पर नहीं देना, उन सब पर बात करेंगे। तो चलिए पहले आइए हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम की बात करते हैं। तो पहले हम बुक लिस्ट यानी सोर्सेस की बात करते हैं, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी बात करते हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं NCERT बुक। जो लोग अभी बताएं आपका बेसिक मजबूत होगा इससे, जिसे आप रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा जब एक बार आप NCERT की बुक को पढ़ लेंगे तब। लेकिन NCERT की बुक थोड़ा बोरिंग लगता है पढ़ने में, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो बिल्कुल आप चिंता नहीं करना है आपको। यहाँ NCERT की बुक आपको कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक की पुस्तक आपको पढ़ाई जाएगी, और उसके साथ साथ NCERT में जितनी भी तरह के बहुविकल्पी NCERT से यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए और जिस तरह से पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम कराएंगे। और साथ में जब आपको चैप्टर पढ़ा जाए, चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको हम नोट से रिवाइज करवाएंगे उसी चैप्टर को, फिर उस चैप्टर पर आधारित यानी बेस MCQ को हम हल करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको बाकायदा पढ़ाया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया हूँ, ये प्लेटफॉर्म नया है, मैं नया नहीं हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो काफ़ी अनुभव रहा है। लेकिन अब ऑनलाइन में आए हैं, इससे पहले भी ऑफलाइन अभी हम पढ़ाते हैं और कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो ढेर सारा अनुभव है, तो नया मत समझिएगा। बताया जैसे कि मैंने ये प्लेटफॉर्म नया है, हम नए नहीं हैं। और ये मत समझिए कि कोई यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता तो वही बड़ा विद्वान होता है, बाकी तो ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं। बल्कि जो क्वालिफाई कर लेते हैं उनसे ज़्यादा विद्वान तो न करने वाले होते हैं, बस कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उस पर फोकस नहीं करना है। आपके लिए व्यक्ति कैसा काम कर रहा है, वो कैसे बता रहा है, उस पर फोकस करना है, न कि उसने क्या किया है, कैसे किया है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। आपको आपकी मदद कर पा रहे हैं, आप देखें वो आप में आपके लिए वो अच्छा है या नहीं, इस पर फोकस करना है, ज़्यादा बाकी चीज़ों पर ध्यान देना ही नहीं है। चलिए, तो NCERT बुक क्लास 6 to 12 कहाँ तक हमें पढ़ना है, 6 to 12। अब इसे बात करें हम हिस्ट्री की, हिस्ट्री यानी इसे इतिहास कहा जाता है, तो हमें इतिहास की पुस्तक कक्षा 6 से लेकर के 12 तक पढ़ना है। अब इसमें हम बता दें, वैसे तो हमने सारी किताबें पढ़ा है, हमने रेफरेंस बुक भी पढ़ा है, NCERT भी पढ़ा, सारा कुछ हमने पढ़ा, लेकिन हम बता रहे हैं इसमें कौन सी आपको बोरिंग लगेगी पढ़ने में, और वो खैर हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। आपको क्लास 11 की NCERT बहुत ही बोरिंग लगेगी, ठीक है, तो उस अभी छोड़ना तो नहीं है खैर हमें, तो आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक NCERT की पुस्तक हमें न्यू NCERT पढ़ना है। कौन सी? न्यू NCERT, ठीक है। और बात करते हैं हम जियोग्राफी की, जियोग्राफी, तो जियोग्राफी की पुस्तक भी आपको 6 से लेकर के 12 तक न्यू NCERT। वैसे सारी पुस्तकें हम आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएंगे बाकायदा, और NCERT तो पढ़ाएंगे आपको, अभी पढ़ लेना है जिससे बेसिक थोड़ा मजबूत होगा। लेकिन जब हम आपको रेफरेंस बुक पढ़ाएंगे तो उसमें जो टॉपिक NCERT, जैसे मान लीजिए चैप्टर मैच करता रहेगा, अगर वो टॉपिक NCERT में मिलेगा तो हम NCERT का भी आपको रेफरेंस बुक पढ़ाते समय उसमें शामिल रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया, जियोग्राफी की बात हो गई। आपको सिविक्स की बुक पढ़ना है, क्लास 6 से लेकर 12 तक, यानी पॉलिटी हम कह सकते हैं, हमें न्यू NCERT पढ़ना है, ठीक है, न्यू NCERT। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स, तो 9th
टू 12th, यानी कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की। 8 तक तो 8 में है नहीं, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी की बात हम करेंगे तो उसमें है, लेकिन वो भी हम खैर पढ़ा देंगे आपको 6 से लेकर के 12 तक। लेकिन जो नई एनसीईआरटी में शामिल है इकोनॉमिक्स, वो 9 से लेकर के कहाँ तक, 12 तक। तो सबसे पहला आपको बेसिक अपना न्यू मजबूत करना है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। और जैसा कि मैंने बताया आपको इस प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, किस तरह हम पढ़ाएंगे वो भी बता दिए हैं आपको। चैप्टर पढ़ाएंगे, नोट से रिवाइज करवाएंगे और उस चैप्टर पर बेस एमसीक्यू को भी क्या कराएंगे, हल कराएंगे, ठीक है ना, जिससे आपकी न्यू और मजबूत हो। चलिए ये हो गया ना, तो हमने बात कर लिया एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ना है। अब ठीक है, अब आपको हम रेफरेंस बुक के बारे में बता रहे हैं, कौन कौन सी रेफरेंस बुक हमें पढ़ना है। यानी हमें इतिहास कैसे तैयार करना है, भूगोल कैसे तैयार करना है, पॉलिटी कैसे करना है, इकोनॉमिक्स कैसे करना, उन सब पर बात कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे करना है। चलिए पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री। हम हिस्ट्री कैसे तैयार करेंगे, कहाँ से कैसे क्या क्या पढ़ना है, तो जिसे हमने बताया है क्या, इतिहास। तो पहले हिस्ट्री के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, कहाँ से लेकर, तो 6 to 12th, ठीक है ना। एनसीईआरटी में भी जैसे कई पार्ट हैं, प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है, आज़ादी के बाद भारत है, वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास है। लेकिन हमने बताया था आपको प्री में सवाल किससे नहीं पूछे जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं पूछे जाते हैं। और इस बार का जो ट्रेंड 2025 में ज़्यादातर जो प्रश्न रहे हैं वो आधुनिक भारत से और प्राचीन भारत से, मध्यकालीन से सवाल नहीं है पूछा जाता। आता भी है तो बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन फिलहाल हमें पढ़ना है। तो हिस्ट्री हमें पहले अपना तैयार करने के लिए क्या करना है, 6 to 12th एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना है। फिर इसके बाद अब हम बात करें रेफरेंस बुक की, तो अब हम प्राचीन इतिहास, हम रेफरेंस बुक की बात कर रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास हमें पढ़ना है आर.एस. शर्मा, किसकी पुस्तक, आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा की बुक अच्छी मानी जाती है। तो लेकिन हम कैसे पढ़ाएंगे, जब रेफरेंस बुक को पढ़ाएंगे तो पहले तो हम आर.एस. शर्मा की बुक को पढ़ाएंगे और इसके बाद हम दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से उसी चैप्टर को नोट से रिवाइज करवाएंगे। फिर उस, जैसे मान लीजिए हम मोर एम्पायर पढ़ रहे हैं, तो मोर एम्पायर जब पढ़ेंगे हम, तो आपको आर.एस. शर्मा की बुक से हम पढ़ाएंगे, दृष्टि के क्विक बुक से आपको रिवाइज करवाएंगे। और यानी आपको पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा आप चाहे तो आप किताबें हमारे साथ ही पढ़ सकते हैं। हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आज बुक रीडिंग हैबिट धीरे धीरे गायब होती जा रही है, तो इसलिए हम डायरेक्टली बुक पर फोकस करेंगे। तो आपको पहले तो बुक से पढ़ाएंगे चैप्टर, इसके बाद वो हम क्विक बुक से रिवाइज करवाएंगे। फिर उस चैप्टर से जितने भी पिछले वर्ष सवाल पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम बाकायदा व्याख्या के साथ विश्लेषण करेंगे। इसके बाद जितने तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं उन सवालों को भी खास तौर से हम ट्रेंड, यानी जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट होगा यूपीएससी में किस तरह से पूछा जा सकता है उस पर हम बात करेंगे। तो अब देखिए प्राचीन इतिहास के लिए हमें कौन सी पुस्तक पढ़ना है, आर.एस. शर्मा रेफरेंस बुक की, और एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ना ही है। बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, तो मध्यकालीन इतिहास के लिए हमें पढ़ना है सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा की बुक आती है मध्यकालीन इतिहास के लिए। और बात करते हैं हम आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसके लिए 2 किताबें हैं, उन दोनों किताबों के हम नाम लिख दे रहे हैं। एक तो है बिपिन चंद्रा की बुक, ठीक है, एक किसकी पुस्तक है, बिपिन चंद्रा, और एक होता है स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। खैर
आप बिपिन चंद्रा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे हम आपको इस प्लेटफॉर्म में दोनों पुस्तकें पढ़ाएंगे, बिपिन चंद्रा भी और स्पेक्ट्रम भी, हमने दोनों पढ़ा है, आपको भी दोनों पढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह के प्रश्न मेंस में, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किताबें बहुत पढ़ने से मतलब नहीं है, आपका जो टॉपिक पढ़ना हो वो क्लियर हो बाकायदा। तो हम आपको सारी पुस्तकों को एक साथ सम्मिलित रूप से पढ़ाएंगे, आपको बाकी पुस्तक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे साथ आप पढ़ेंगे, आप के सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ा जाएंगे बिल्कुल समझाते हुए, आपको कौन कौन से पॉइंट याद करना है, हमें कैसे समझना है, वो सारी बातें हम करेंगे। ये हो गया। और बात करते हैं हम विश्व इतिहास। विश्व इतिहास, वैसे विश्व इतिहास हम आपको पढ़ाएंगे, या तो आप दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक लेकर विश्व इतिहास के लिए पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है पुस्तक, ठीक है, दृष्टि पब्लिकेशन की। या तो आपको 9th और 10th की NCERT पढ़ लेना है, तो ये तो पढ़ना ही 9th और 10th की NCERT पढ़ लेना, और दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक आती है वो पढ़ लेना है, आपका विश्व इतिहास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आती है बात आज़ादी के बाद भारत की। आज़ादी के बाद भारत, तो ऐसे आज़ादी के बाद भारत की जो स्थिति है वो क्लास 12th के पॉलिटी में दिया, वो इतिहास में भी दिया। तो आप जब NCERT पढ़ेंगे तो आपका बहुत चीज़ें क्लियर, यानी बहुत सी चीज़ें NCERT पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप रेफरेंस बुक पढ़ना चाह रहे हैं तो रामचंद्र गुहा जी की बुक आती है, रामचंद्र गुहा, ठीक है, इनकी पुस्तक पढ़ लेना। ये आप नोट कर लीजिएगा, अगर कॉपी में आप नोट कर लेंगे तो आपको पता रहेगा हमें इतिहास के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज से पढ़ने हैं, वो आपको पता रहे। हमारे ख्याल से आपको ये सारी बातें सुनने आई होंगी। अब हम बात करते हैं, इतिहास हो गया, अब हम बात करते हैं भूगोल। ये हम 5 पिलर्स पर फोकस करेंगे, मेनली 6 कर ले रहे हैं हम, पर्यावरण को भी शामिल कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम जियोग्राफी की। जियोग्राफी हम कैसे तैयार करें, कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज पढ़ना है, तो आपको बेसिक का तैयार करने के लिए NCERT 6 to 12th पढ़ लेना है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए, वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व भूगोल, तो विश्व भूगोल के लिए एक पुस्तक बहुत ही अच्छी मानी जाती है सविंदर सिंह की। किसकी? सविंदर सिंह। अगर खैर वो बहुत मोटी है, लेकिन आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना आप NCERT पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा। और वैसे जो हम पढ़ाएंगे खुद ही उतना ही काफ़ी रहेगा। हम सारी पुस्तकों का कवरेज करके, यानी समराइज करके नोट्स बनाए हो तो उसे आपको पढ़ाएंगे, उसमें सारी किताबें शामिल हुई हैं। और जैसे और भी पुस्तकों के हम नाम लिख दे रहे हैं, माजिद हुसैन, महेश कुमार बर्णवाल, ये पुस्तकें हैं जियोग्राफी के लिए। बर्णवाल, ठीक है ना, ये आप पढ़ सकते हैं। एक पुस्तक और है जो भारत की भारत के भूगोल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, भारत का भूगोल, जिसका नाम है खुल्लर। ये बहुत ही डिटेल में है पुस्तक, भारत के भूगोल के लिए हमारे कॉन्सेप्ट को और बहुत अच्छे से समझाया गया इसमें, हर चीज़ को डिटेल में। तो ये हमने बात किया जियोग्राफी। तो पहले आपको क्या करना है, जियोग्राफी अभी आप फ्रेशर्स हैं तो आपको 6 to 12th की NCERT पढ़ना। वैसे हम जब आपको पढ़ाएंगे तो NCERT पढ़ाएंगे, और जो रेफरेंस बुक के टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें NCERT का भी टॉपिक शामिल रहेगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए सविंदर सिंह की पुस्तक अच्छी मानी जाए, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ पाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं।
माजिद हुसैन की पुस्तक अच्छी मानी, महेश कुमार बड़वाल। तो हम आपको क्या कहेंगे, आपको क्या करना है, आप भारत का भूगोल खुल्लर से पढ़ लीजिए और विश्व वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए 6 to 12 NCERT का लीजिए, उतना ही काफ़ी है। बाकी यहाँ आपको जो कराया जाएगा वो इनफ रहेगा। आप नहीं पढ़ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने ये बता दिया है कि ये पुस्तक मानी जाती है अच्छी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की, ठीक है, एंड गवर्नेंस। तो जो गवर्नेंस होता है वो हम जिस पुस्तक का नाम बताएंगे उसमें ऑलरेडी शामिल रहेगा। तो अब जैसे हम बात करते हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो संविधान इसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी। तो ऐसे पॉलिटी जब हम पढ़ेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा, और संविधान भी उसी का हिस्सा है। तो अब हम बात करेंगे इसके लिए। तो पहले आपको NCERT बेसिक के लिए पढ़ना है 6 to 12, कहाँ से लेकर 6 to 12 ये पढ़ना है आपको। इसके बाद लक्ष्मीकांत की पुस्तक, ठीक है, लक्ष्मीकांत की पुस्तक अच्छी मानी जाती है। इसके लिए ये हम आपको रेफरेंस बुक बताएं, ठीक है, रेफरेंस। और आपको दृष्टि पब्लिकेशन की किक बुक, कौन सी बुक, साथ में पढ़ना है। तो ज़्यादा ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वैसे हम आपको दृष्टि की क्विक बुक भी कराएंगे। जैसे मान लीजिए हमने लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर पढ़ाया है, और से हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे जो भी चैप्टर, उसमें लक्ष्मीकांत भी यानी लक्ष्मीकांत के जितने भी चैप्टर होंगे इसमें शामिल रहेंगे। तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इतना भरोसा करें कि आपको जो पढ़ाया जाएगा, ये मत सोचिएगा कि हमने तो यार बुक से नहीं पढ़ा तो हमारा टॉपिक छूट जाए, कुछ नहीं छूटेगा। आपके सारे टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक आपको वीडियो देखना है, लाइन से देखना है, बारी बारी, ठीक है ना, लेक्चर वाइज। ये तो हो गया, हमने पढ़ लिया। और ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। वैसे तो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी हमें पढ़ना है, इकोनॉमिक्स। तो इसमें हमने बताया है आपको 9 to 12 NCERT बुक पढ़ना है। और अगर रेफरेंस बुक बात करें तो नाम है पुस्तककार रमेश सिंह, ये ले लेना है आपको। ऐसे बहुत ज़्यादा खास इसमें है नहीं, अगर ले सकते हैं, नहीं भी लेना चाहते हैं तो दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बार ले लीजिएगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना, यही ना रहे कि हमने नहीं पढ़ा और मानी जाती है अच्छी पुस्तक, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स की बात हो गई, जिसमें कि सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो कवर हो जाएंगे हमारे। इसके अलावा बाकी कुछ पढ़ना नहीं हमको। और हम बात करते हैं, हमने वैसे लगभग सभी बात कर लिया। अब हम बात करते हैं साइंस, हम कहाँ से पढ़ेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसे कहा जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो 6 to 12 पहले तो 6 to 10 NCERT एंड 12th NCERT। तो आपको साइंस के लिए क्या करना है,
कक्षा 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी बुक और 12 की एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, जिससे हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और रही बात रेफरेंस बुक की, तो आपको दृष्टि पब्लिकेशन के लिए पुस्तक आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस का अलग आता है, टेक्नोलॉजी का अलग आता है, तो ये ले लेना है दृष्टि पब्लिकेशन, ठीक है। क्विक बुक बहुत ही अच्छी मायने, लेकिन एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी छोड़ देना है, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, वो बेसिक वैसे यहाँ हम कराएंगे खुद ही। तो आपको दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक लेना है, जिससे कि वो साइंस के लिए अलग आती है, टेक्नोलॉजी के लिए अलग। और ये साथ में आपको ये भी ले लेना है, आपको क्विक बुक पर आधारित प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की बुक आती है, जिसमें कि जो चैप्टर यदि हम क्विक बुक से पढ़ रहे हैं उस पर बेस सारे सवाल होते हैं जो पिछले वर्ष आए हैं और जिनके आने की संभावना रहती है, तो साथ में वो भी रहेगा। वैसे यहाँ हम सारा कुछ कराने वाले हैं, आपको क्विक बुक पढ़ाएंगे, उस क्विक बुक पर आधारित जो जितने भी एमसीक्यू होंगे उनको भी कराएंगे, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने बात कर लिया। आगे हम बात करते हैं पर्यावरण की। तो हम पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण से भी लगातार कई सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे भी जाएंगे, तो हमें एनवायरनमेंट पे भी फोकस करना है। पर्यावरण, वैसे आप जब साइंस की बुक पढ़ेंगे तो उसमें 11th में 12th में पर्यावरण का चैप्टर दिया हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 12 में। लेकिन एक पुस्तक हम बता रहे हैं आपको जो पढ़ना है, दृष्टि पब्लिकेशन क्विक बुक। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए, और डेली न्यूज़ पढ़ेंगे तो ऐसे उससे ही कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कला और संस्कृति, कला और संस्कृति की। तो कला और संस्कृति के लिए भी आपको दृष्टि पब्लिकेशन ही पढ़ना है, ठीक है, और कोई पुस्तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इतनी बातें हमने आपको समझाया, हमारे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा कि अब आपके डाउट्स दूर हो गए होंगे कि हमें रिसोर्सेज को लेकर किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी, कहाँ से पढ़नी, वो सारा हमने बता दिया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा स्ट्रेटजी, और जैसे कि अगले वीडियो में हम बताए हैं आपके जो मिथ्स हैं यूपीएससी से रिलेटेड, हमें किन पर ध्यान देना है, किस पर ध्यान नहीं देना, उन सभी पर हम बात करेंगे। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, ये देखिए ऐसा एग्ज़ाम है, रटने रटाने का एग्ज़ाम नहीं है। हमें कुछ चीज़ों को याद भी करना है, लेकिन हमें समझने पर ज़्यादा जोर देना है। किसी भी चीज़ को हम समझना है, जिससे अगर हम समझे रहेंगे तो, क्योंकि इसमें उस तरह के सवाल नहीं आते हैं कि जो हम रटे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, उसी पर आधारित सवाल आ जाएंगे, ऐसा नहीं। वहाँ कॉमन बेस्ड सवाल आते हैं, तो जिससे अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, हम समझे रहेंगे, तो हम कॉमन सेंस के थ्रू उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अगर हम रटने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं बल्कि समझने पर जोर नहीं दे रहे हैं, तो हमें रटने की बजाय समझने पर ज़्यादा जोर देना है। और जब हम समझे रहेंगे हर चीज़ को, तो हम कोई भी प्रश्न आएगा, थोड़ा घुमा कर भी आएगा, तो हम उसको हल कर लेंगे और उसका जवाब हम दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। अगर हम केवल रटे हुए प्रश्न, यानी हम रट करके गए हैं, बाकी सवाल थोड़ा दूसरी तरीके से आ जाता है, तो हम उसका जवाब देने में असमर्थ रहेंगे। तो हम हर प्रश्नों का तो जवाब देने में समर्थ नहीं हो सकते, लेकिन जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है उसको हम पढ़ें, कुछ चीज़ें याद भी करें, और ज़्यादातर हम फोकस करें समझने पर, जिससे हमारा कोई भी प्रश्न आए तो ऐसा न रहे कि हम यार इसको तो कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा ना हो। और हम कल से आज हम तो ये बता दे रहे हैं, टाइम टेबल बुक की बात हमने कर ली है, कल से हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। इतिहास में हमें प्राचीन इतिहास में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं उन पर बात करेंगे। मध्यकालीन में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, सारी बातों पहलुओं पर हम बात करेंगे। प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से टॉपिक पर फोकस करना है, प्रीलिम्स में किस टॉपिक से सवाल आते हैं, जिससे ज़्यादा आते हैं वो सारी बातें हम करेंगे। वैसे कोई संभावना तो होती नहीं है कि इससे ज़्यादा आएगा, लेकिन
एक अनुभव जो है हम आपसे शेयर करेंगे। फिर मेंस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं जीएस पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उसका सिलेबस क्या होगा, सारा बाकायदे हम आपसे बात करने वाले हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारा टाइम टेबल क्या हो पढ़ने का, तो आप अपनी सुविधा अनुसार टाइम टेबल बना सकते हैं। लेकिन हम जैसे बता रहे हैं, लेकिन आपको पहले जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़ना है, इसके बाद आपको पॉलिटी पढ़ना है, इसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ना और साइंस भी पढ़ना है। अभी आप 5-6 घंटे पढ़ें। और एक काम आपको और ज़रूर करना है, इसमें आपको मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। फिजिकल के साथ साथ आपको मेंटली स्ट्रांग होना है। आपको थोड़ा मेडिटेशन भी करना है, जिससे आप मानसिक रूप से मजबूत बन पाएँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और इसके लिए हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। आप ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं जिसको आप जप करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को मेंटेन कर सकते हैं और अपनी जो मेंटल पावर है उसको और बढ़ा सकते हैं, मेमोरी पावर इंक्रीज कर सकते हैं और हमारे भीतर जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। तो इसके लिए आपको गायत्री मंत्र का कम से कम स्टार्टिंग में 24 बार उच्चारण करना है, जिससे आप खुद ही अपने आप को बदला हुआ महसूस करेंगे। क्योंकि हम कई सालों से कर रहे हैं, जिसका नतीजा हम बहुत यानी इतना हम सब कुछ कर पा रहे हैं, वो मात्र एक वजह है जो गायत्री मंत्र है। तो ये आप भरोसा करें, अगर हम डेली साथ में हम तो 2 काम करते हैं, गायत्री मंत्र और एक नाद योग साधना, लेकिन आपको अभी स्टार्टिंग में साथ में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा 15-20 मिनट इसके लिए भी समय निकालना है। क्यों? क्योंकि हमने अब्राहम लिंकन की कहानी सुना है कि जो पेड़ काटता है, शुरू में तो उसमें धार होती है तो काटता चला जाता है, शुरू में ज़्यादा पेड़ कटते हैं, लेकिन बाद में समय ज़्यादा लगने लगता है, पेड़ों की संख्या कम होती है, कट नहीं पाते हैं, क्योंकि वो धार देने पर ध्यान नहीं देता है। तो हम सबको ये बेवकूफ़ी नहीं करना है, हमें मजबूत धार को बनाए रखना है। जैसा पहला दिन वैसे बाकी दिन भी जाए। ये नहीं है कि स्टार्टिंग में तो बहुत एनर्जेटिक थे, बाद में एनर्जी लॉस हो जाए, ऐसा ना हो। आपको एनर्जी मेंटेन बनाए रखना है, जिससे ऐसा नहीं एक दिन का काम नहीं, हमें कई सालों 1 सालों के काम करने जा रहे हैं, हम कई साल इसमें देने वाले हैं, कम से कम 3-4 साल। तो हमें अभी जो लोग 12th के बाद तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो ग्रेजुएशन तक पढ़ना ही है और ग्रेजुएशन के बाद भी पढ़ना है। तो इसके लिए आप ज़रूर करें। आपको करना क्या है, 24 बार गायत्री मंत्र ज़रूर करना है, ठीक है। और बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और थोड़ा कमेंट करना है अच्छा लगे तो, ठीक है। धन्यवाद आप सबको।